हेलो प्यारे दोस्तों, बाल मनोविज्ञान शिक्षण एवं हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में फिर से आपका स्वागत है। ये सभी प्रश्न आपके केवीएस, सीटेट, रीट, यूपीटेट, एचटेट इन सभी पात्रता परीक्षाओं एवं सभी शिक्षक परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिसमें कि हमने सभी सिद्धांतों की सीरीज हिंदी, बाल विकास शिक्षण और व्यवहारात्मक विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान की हमने थ्योरी से संबंधित अनेकों सीरीज चलाई हुई है, जिसे आप देख सकते हैं और अपने एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है आपका, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है ऑप्शन ए स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन बी है आपका कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन सी है आपका जन्मजात तथा अर्जित, और ऑप्शन डी है आपका अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। देखो, अभिप्रेरणा का जो वर्गीकरण है ना, वो किया था अब्राहम मैस्लो ने। उन्होंने अब्राहम मैस्लो ने क्या बताया, जो हमारी जो अभिप्रेरणा है वो दो प्रकार से होती है। एक तो होती है जन्मजात और एक होती है अर्जित। जन्मजात में कौन कौन सी होती है? देखो, जन्मजात हम उनको मानते हैं जो हम जन्म से एक बच्चे में पाई जाती हैं, जिसमें भूख, प्यास, निद्रा, विश्राम, ये सभी चीज़ें नेचुरल होती हैं। ठीक है, जैसे भूख भी नेचुरल लगती है, प्यास, नींद आना, विश्राम करना, तो ये। और अर्जित में वो आती हैं जिसमें हम मनुष्य अपने अनुभव प्रयासों के द्वारा प्राप्त करता है, जिसमें रुचि हुई, प्रतिष्ठा हुई, सामाजिकता हुई। तो ये दो प्रकार की जो अभिप्रेरणा है वो बताई थी आपकी अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका स्वाभाविक और कृत्रिम, बी है आपका कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, सी है आपका जन्मजात तथा अर्जित, और डी है अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात और अर्जित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, जन्मजात तथा अर्जित अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। ठीक है, अब्राहम मैस्लो ने दो प्रकार की बताई थी, जन्मजात और अर्जित। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन ए नकारात्मक, बी सकारात्मक, सी उपरोक्त सभी, या डी शून्य। तो सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण आपका नकारात्मक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, यानी कि हो भी नहीं सकता, नहीं भी हो सकता है, और सकारात्मक भी हो सकता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्योंकि जब कोई हम चीज़ सीख रहे हैं उसका नकारात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है हम पे, सकारात्मक भी। ठीक है, और शून्य ना भी पड़े। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सही हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? प्रत्यक्षीकरण नहीं था, किन्होंने दिया था? ऑप्शन ए मनोविश्लेषणवाद, बी व्यवहारवाद, सी संबंधवाद, डी गेस्टाल्टवाद। देखो, अंतर्दृष्टि या सूझबूझ का जो सिद्धांत कहते हैं हम, वो किन्होंने दिया था? वो गेस्टाल्टवादी कोहलर ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4, किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया? तो ये हमने जो निरर्थक शब्दों का प्रयोग वो किसने किया था? वो किया था आपके एबिंगहोस ने। एबिंगहोस ने क्या किया था कि हम निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते करते सार्थक शब्दों के प्रयोग से हम भाषा सीख जाते हैं। ठीक है, जिसमें आपका एबिंगहोस ने यही बताया था कि हम जो बच्चे हैं शुरू में तो धीरे धीरे कम निरर्थक ही शब्द बोलते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो सार्थक शब्दों के अनुसार भाषा को सीख जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग एबिंगहोस ने किया। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सीखने के नियम दिए हैं,
जो लर्निंग संबंधित जो नियम बताए वो किन्होंने बताए? ऑप्शन ए पावलोव ने, बी थॉर्नडाइक ने, सी स्किनर ने और डी कोहलर ने। देखो, पावलोव ने तो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत दिया था जिसमें उन्होंने कुत्ते के ऊपर अपना प्रयोग किया था, ठीक है, उन्होंने। और ऑप्शन बी है आपका थॉर्नडाइक ने। हाँ, सीखने से संबंधित जो 3 नियम बताए थे ना, वो किन्होंने दिए थे? वो दिए थे आपके थॉर्नडाइक ने, ठीक है। और स्किनर ने चूहे के ऊपर अपना क्रिया प्रसूत सिद्धांत किया था। और जो कोहलर है, इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, सूझबूझ का सिद्धांत या प्रत्यक्षीकरण, जिसमें कि एक बंदर के ऊपर प्रयोग किया गया था। कोहलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत में या सूझबूझ के सिद्धांत में, या जिसे हम गेस्टाल्टवाद कहते हैं, उसमें ये बताया था भी कोई भी बच्चा कोई भी चीज़ को जब सीख रहा है तो उसको पूर्ण रूप से सीख रहा है, टुकड़े टुकड़ों में नहीं, ठीक है, संपूर्ण रूप से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। सीखने के जो नियम है वो दिए थे आपके थॉर्नडाइक ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सीखना है यानी कि लर्निंग प्रोसेस क्या है? ऑप्शन ए व्यवहार में परिवर्तन, बी अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, सी व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, या डी उपरोक्त सभी। देखो, सीखना कैसे होता है? देखो, सीखने से हम व्यवहार में परिवर्तन भी होता है, ठीक है। अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, यानी कि सीखना किसका परिणाम है? अनुभव और अभ्यास का परिणाम, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी है आपका व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। बिल्कुल, सीखना क्या है? व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, यानी कि ये तीनों चीजें हैं वो मेल बैठते हैं किसके साथ? उपरोक्त सभी, यानी कि सीखना, ये तीनों आपके ऑप्शन सही हैं, ठीक है। ऑप्शन ए, बी और सी, उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं? ऑप्शन ए अभिवृद्धि, बी आनुवंशिकता, सी तत्परता, डी गतिशीलता, ठीक है। तो देखो, शारीरिक और वृद्धि और विकास के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं हम अभिवृद्धि का। इसमें हम अभिवृद्धि में आपका डेवलपमेंट भी आ जाएगा और आपकी शारीरिक वृद्धि भी आ जाएगी, ठीक है। और बी में आनुवंशिकता में जो माँ बाप से जो गुण बच्चे में आते हैं ना, वो आपके आनुवंशिकता में आ जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन सी है तत्परता, यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए जब बच्चा उत्सुक हो जाता है ना, तो वो होता है तत्परता, ठीक है। और डी गतिशीलता, यानी कि जब बच्चा सक्रिय हो जाता है उस इन्वायरमेंट में, तो हो गया गतिशील, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभिवृद्धि, शारीरिक वृद्धि और विकास को हम कहेंगे अभिवृद्धि। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया था? चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। देखिए, जो चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यानी कि जो चिंतन है वो संज्ञानात्मक पक्ष का एक हिस्सा है। ये जो परिभाषा है वो किसने दी थी? वो दी थी आपके ऑप्शन ए डीवी द्वारा, या बी क्रूज द्वारा, या सी गिलफोर्ड द्वारा, या डी रोस द्वारा। देखो, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह जो परिभाषा आपके मनोवैज्ञानिक रोस के द्वारा दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, रोस के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ऑप्शन ए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, बी कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, सी कुछ बच्चे एक विशिष्ट होते हैं, या डी प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। देखो, बाल मनोविज्ञान के आधार पर प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। हर एक बच्चे की अलग अलग क्षमता होती है सीखने की, ठीक है, ग्रहण करने की, और उसकी शारीरिक भी, मानसिक भी, सामाजिक भी, संवेगात्मक भी, यानी कि अपने आप में हर एक बच्चा विशिष्ट होता है। उसको हर एक, ये नहीं कि हम कक्षा में एक जैसे हमें बच्चे मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए मनोविज्ञान इस बात पे बल देता है कि भी हर एक बच्चा विशिष्ट होता है, उसको उसके ही तरीके से पढ़ाया जाए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है? ऑप्शन ए अच्छा शिक्षक, बी बालक, सी शिक्षण प्रक्रिया, या डी विद्यालय। देखो, बाल मनोविज्ञान जो ताना बाना बुनता है ना, वो सिर्फ बच्चे के इर्द गिर्द ही बुनता है, ठीक है। सारी प्रोसेस बच्चे के जो इर्द गिर्द ही घूमती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर
बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। जो अच्छी मेमोरी होती है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए है आपका शीघ्र पुनः स्मरण करना, बी है आपका शीघ्र पहचान, और सी है आपका अच्छी धारणा, या डी उपरोक्त सभी। देखो, अच्छी स्मृति एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है, मेंटल प्रोसेस। इसमें जो आपके वुडवर्थ है ना, उन्होंने क्या बताया था अभी, पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही क्या हुआ है? स्मृति। यानी कि जो आपके विलियम वुडवर्थ थे ना, उन्होंने एक परिभाषा दी थी जिसमें ये बताया था भी, जो पहले सीखी हुए कोई ज्ञान है ना, मान लो हमने पहले कोई चीज़ सीखी हुई है, उसका मतलब उपयोग ही मेमोरी है, ठीक है, यानी कि स्मृति है। और उन्होंने है ना अच्छी स्मृति की कुछ विशेषता बताई थी, जिसमें उन्होंने बताया था भाई, एक तो शीघ्र अधिगम यानी कि क्विक लर्निंग, और दूसरी बताई थी उन्होंने उत्तम धारणा, गुड रिटेंशन, और तीसरी बताई थी उन्होंने क्विक रिकॉल यानी कि जल्दी याद कर लेना, यानी कि शीघ्र पुनः स्मरण, यानी कोई चीज़ मान लो हमें उपयोग में लानी है तो उसको एकदम से जल्दी याद कर लेना। ठीक है, मतलब एक कोई बच्चा धीरे धीरे वो करता है, लेकिन वो एकदम से, मान लो आज हमने कुछ चीज़ सीखा है, अगर हम 5 साल के बाद उससे वो चीज़ें पूछें तो वो एकदम से बता पाए, यानी कि जल्दी रिकॉल करना। और चौथी बताई थी उन्होंने शीघ्र तथा सही पहचान। ठीक है, ये 4 बातें बताई थी उन्होंने स्मृति के बारे में, भाई ये एक अच्छी स्मृति की विशेषताएं होती हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए क्रोध और भय, बी स्नेह तथा प्रेम, या सी उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। ठीक है, जो संवेग है उसका शाब्दिक अर्थ होता है, देखो ये क्रोध और भय ये भी संवेगी होते हैं, स्नेह तथा प्रेम ये भी संवेग होते हैं, लेकिन हम संवेग अच्छी तरह से किसको मानेंगे, जो उत्तेजना या भाव है ना, इसमें जो उथल पुथल होता है वो आपके होंगे संवेग। ये सारी चीजें इसी के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, यानी किसी बच्चे को कुछ हम सिखा रहे हैं तो उसकी पहली अवस्था क्या होगी? ऑप्शन ए यथार्थता, बी समन्वय, सी कल्पनाशीलता, या डी अनुकरण। देखो, जब बच्चा जन्म लेता है उसके बाद धीरे धीरे अपने एनवायरनमेंट में ढलता है, तो वो किसके अनुसार ढलता है? वो अपने बड़ों का अनुकरण करता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अनुकरण। ठीक है, और बच्चा अनुकरण के द्वारा धीरे धीरे हर चीज को सीखता जाता है और अपना ऑलराउंड डेवलपमेंट है उसमें वो होता उसका जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मानसिक आयु का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो किन्होंने किया था? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी स्पीरमैन, सी गिलफोर्ड, या डी साइमन। देखो, जो मानसिक आयु का प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ना, वो किया था आपका ऑप्शन नंबर डी बिने और साइमन। उन्होंने सन 1905 में ये किया था। ठीक है भाई, 1905 में जो बिने और साइमन है, सर्वप्रथम इसका प्रयोग मानसिक आयु का, मेंटल एज वाला मानसिक आयु का जो सर्वप्रथम प्रत्यय है वो किया था प्रयोग 1905 में बिने और साइमन ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 15। शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। जो शैशवावस्था है 0 से 2 वर्ष या 0 से 5 वर्ष के बीच में जिसे हम मानते हैं, उसके लिए एक उत्तम शिक्षण विधि कौन सी होगी? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी विधि, बी है आपका खेल विधि, सी है किंडरगार्टन विधि, और डी है आपका उपरोक्त सभी। देखो, मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि और किंडरगार्टन विधि ये सभी करके सीखने के ऊपर बल देते हैं, यानी कि बच्चा खुद करके सीखे। ठीक है, और खेल खेल के माध्यम से, ये तीनों विधि खेल के माध्यम से और बच्चा खुद करके सीखे, ये इसके ऊपर बल देते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और ऑप्शन में है ना, आप ये अवश्य बताएं किंडरगार्टन विधि किन्होंने दी थी और खेल विधि। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। बाल विकास में ऑप्शन ए प्रक्रिया पर बल है,
बी वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, सी गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, या डी उपरोक्त सभी। जो बाल विकास है उसमें किसका अध्ययन होता है, उसमें प्रक्रिया पर भी बल होता है, जो भी प्रोसेस होती है विकास में उसके ऊपर भी बल होता है। वातावरण और अनुभव इनकी भूमिका पर भी बल होता है, बिल्कुल सही है। गर्भावस्था से किशोरावस्था का हम अध्ययन भी करते हैं, बिल्कुल, जिसमें शैशव काल हो गया आपका, बाल्यावस्था होगी, उत्तर बाल्यावस्था होगी, किशोरावस्था होगी, इन सभी का हम अध्ययन बाल्य विकास में करते हैं, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 17 का है बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ऑप्शन ए बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, बी वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, सी व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन। देखो, बाल विकास की जो अध्ययन क्षेत्र है ना, वो आपका विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन ये भी होता है, जिसमें हम बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था इन सभी को लेते हैं ना। और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन ये भी सोचते हैं हम। और व्यक्तिक विभिन्नताओं का अध्ययन हम इसमें भी करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका देखो, बाल विकास में हम सभी अवस्थाओं का भी अध्ययन करते हैं और वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं। जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर, इन्वायरमेंट का बच्चे के ऊपर, जिसमें सामाजिक विकास के ऊपर, मानसिक विकास के ऊपर, शारीरिक विकास के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी हम अध्ययन करते हैं बाल विकास में। और व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन भी हर एक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। इन तीनों बातों का अध्ययन हम बाल विकास में करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18, सर्वाधिक उपयुक्त जीवित यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट रहता है का सिद्धांत है। यानी कि जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का जो सिद्धांत है वो किन्होंने दिया था। ऑप्शन ए है आपका लेमार्क, बी है आपका डार्विन, सी है हैरिसन, या डी आपका मैकडूगल। देखो, जो सर्वाधिक उपयुक्त जीवित का जो सिद्धांत दिया था ना, वो दिया था आपका ऑप्शन नंबर बी आपका डार्विन ने। ठीक है, जो डार्विन ने क्या बताया था, डार्विन ने ये बताया था अपने इस सिद्धांत के अंदर भी, जो प्राणी है या जीव है वो स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं डाल पाता और उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और भविष्य में केवल वही प्राणी या जंतु जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्रकृति या वातावरण के अनुसार ढाल पाते हैं। ठीक है, इसमें उन्होंने इस सिद्धांत में यही बताया था कि वही प्राणी या मनुष्य जीवित रह पाता है जो प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढाल पाता है। ठीक है, जो नहीं ढाल पाता उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, यानी कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित इसमें यही बताया गया है डार्विन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, डार्विन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, बिने और साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। जो बिने और साइमन परीक्षण है उसके द्वारा क्या मापन किया जाता है। ऑप्शन ए सामान्य बुद्धि का, बी अभिवृत्ति का, सी विशिष्ट बुद्धि का, या डी अभिक्षमता का। जो बिने और साइमन है उन्होंने सन 1905 में इस बुद्धि परीक्षण का उपयोग किया था, और इसका जो मापन है उसमें सामान्य बुद्धि का मापन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन ए है आपका शारीरिक स्वास्थ्य, बी मानसिक योग्यता, सी उपरोक्त सभी, या डी थकान। देखो, जो संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें शारीरिक स्वास्थ्य भी आएगा आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी सही है आपका। ठीक है, और मानसिक योग्यता भी आएगी, बिल्कुल आएगी, और सी उपरोक्त सभी तो है ही, डी थकान। ये सारी चीजें एक संवेगात्मक विकास में बच्चे को प्रभावित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, देखो, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था में जो संवेगात्मक विकास होता है ना, उसको प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य कारक इस प्रकार होते हैं, जिसमें कि शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, आपका मानसिक योग्यता होगी, और आपका थकान हो गया, वंशानुक्रम हेरिडिटी होगी, आपकी पारिवारिक वातावरण हो गया, भाई बच्चा कैसे वातावरण में रह रहा है, और बच्चे के प्रति अभिभावकों को
जो उसके माँ बाप हैं या जो उसके बड़े हैं या स्कूल में है भी शिक्षक का जो उनके प्रति जो दृष्टिकोण होता है ना, वो भी एक बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, जिसमें उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति हो गई, ठीक है, और विद्यालय हो गया, ये सभी चीजें हैं ना वो उसको संवेगात्मक विकास को बच्चे के प्रभावित करती हैं, ठीक है। और जो मनोवैज्ञानिक मैकडूगल है ना, उन्होंने तो 14 संवेगों की चर्चा भी की है। और आगे करते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 21। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है ऑप्शन ए हरलॉक का, बी मैकडूगल का, सी टिपिनन का या डी रोस का। देखो, जो सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की जो योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है, यह जो उक्त कथन है ये किन्होंने किया था, ये कहा था आपके हरलॉक ने, ठीक है। ये परिभाषा किन्होंने दी थी, ये हरलॉक ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 22। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है, जो हम किसी चीज को सीख रहे हैं तो उसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए कौशल अर्जन, बी ज्ञानार्जन, सी व्यवहार में परिमार्जन या डी व्यक्तिगत समायोजन। यानी कि जो आपका सीखना है उसका सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ यही होगा कि व्यवहार में परिमार्जन, यानी कि व्यवहार में बदलाव, या हम हर चीज को उसको सीख पाते हैं तो उसमें क्या होता है, व्यवहार में परिमार्जन। हमने पहले भी पढ़ा ना क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 23। वाणी दोष नहीं है, वाणी दोष नहीं है। ऑप्शन ए ध्वनि परिवर्तन और अस्पष्ट उच्चारण, ये तो वाणी दोष है। अगर ध्वनि परिवर्तन हो रहा है बोलते बोलते या अस्पष्ट उच्चारण हो रहा है तो ये तो वाणी दोष है, ये तो ठीक बात। ऑप्शन बी धीमी या तेज गति से बोलना, ये नहीं है भाई। मान लो कोई धीरे बोलता है कोई तेज बोलता है, ये नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वाणी दोष नहीं है, कौन सा नहीं है, धीमी या तेज गति से बोलना, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन ए मूल्यों के महत्व को बताना, बी मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, सी अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन या डी आपका उपरोक्त सभी। देखो, जो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने का जो सर्वोत्तम विधि होती है ना, देखो मूल्यों के महत्व बताकर हम अच्छे से शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यानी कि ये बात तो गलत है। और अगर वो पालन नहीं करा तो वो दंडित करेंगे, ये बात भी सही नहीं है। तो यानी कि बच गई क्या आपका अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, ये बात सही है भाई। एक अध्यापक है वो अच्छे से व्यवहार करे, वो अपने आप को एक उसके रूप में बच्चों के सामने पेश करे, ठीक है। यानी कि अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए आध्यात्मिक मूल्य, बी येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, सी नैतिक मूल्य या डी सांस्कृतिक मूल्य। देखो, जो मूल्यों के वर्गीकरण में क्या शामिल नहीं है, देखो आध्यात्मिक मूल्य तो होते हैं आपके, ठीक है, धनार्जन का मूल्य ये नहीं शामिल होता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। ये नैतिक मूल्य भी होते हैं, सांस्कृतिक मूल्य भी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, येन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। व्यक्ति के संगठन का स्वरूप है, जो व्यक्ति का जो संगठन होता है उसका क्या स्वरूप होगा। ऑप्शन ए सामाजिक आर्थिक, बी मनोवैज्ञानिक और शारीरिक, सी सामाजिक और राजनीतिक या डी आपका मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक। देखो, जो व्यक्तित्व का संगठन स्वरूप होगा ना वो होगा आपका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। जिस मनोवैज्ञानिक में संवेगात्मक रूप से वो स्थिर होना चाहिए, ठीक है, और शारीरिक में आपका भाई बच्चा पतला है मोटा है या कैसा है या उसका जो बनावट है वो कैसी, ठीक है। तो व्यक्तित्व के संगठन में हम मनोवैज्ञानिक रूप में भी लेते हैं और शारीरिक में, दोनों चीजें बच्चे को प्रभावित करती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 27। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, जो आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है वो जो यानी कि खुद स्वयं में सीमित होता है जो बच्चा, वो कैसा होता है। देखो,
ऑप्शन ए अंतर्मुखी, बी उभयमुखी, सी बहिमुखी या डी सामाजिक निर्भर। देखो जो यूंग थे जर्मन वैज्ञानिक, उन्होंने जो जर्मन मनोवैज्ञानिक थे यूंग, उन्होंने क्या बताया था, जो सामाजिक अंतःक्रिया की जो दृष्टि है उसके आधार पर उन्होंने 3 भागों में जो व्यक्तित्व है उसको बांटा था, जिसमें पहला था अंतर्मुखी, दूसरा था बहिमुखी और तीसरा था आपका उभयमुखी, यानी कि इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। जो व्यक्ति संकोची होगा, लज्जाशील होगा, एकांत प्रिय होगा, मितभाषी होगा, भविष्य केंद्रित होगा, सतर्क होगा, शांत होगा, आत्म केंद्रित होगा, ये जो विशेषताएं होते हैं वो होते हैं अंतर्मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति की। ठीक है, जो आत्म केंद्रित होगा तो किसमें आएगा आपका अंतर्मुखी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, अंतर्मुखी। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। अपने ऊर्जा बल यानी कि लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति का प्रकार होगा। अभी बताया था ना, जो अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, उभयमुखी, ये तीनों चीजें बताई थी आपकी यूंग ने। तो यानी कि लिबिडो को बाहर की ओर अभिव्यक्त करेगा जो व्यक्ति, वो कैसा होगा? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, बी बहिमुख व्यक्तित्व, या सी कलात्मक व्यक्तित्व, या डी धार्मिक व्यक्तित्व। देखो जो अपना जो ऊर्जा बल है वो बाहर की तरफ व्यक्त करेगा ना, वो होगा आपका बहिमुखी व्यक्तित्व वाला व्यक्ति। इसमें क्या होता है बहिमुखी व्यक्तित्व में, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है? इसमें व्यक्ति है ना, एक तो व्यवहार में कुशल होगा, एक चिंता मुक्त होगा, चिंता नहीं करेगा किसी चीज की, वो सामाजिक होगा, आशावादी होगा, हर बात पे आशावादी, ठीक है, और एक व्यवहारिक होगा, और एक अच्छा नेतृत्व करता होगा, साहसिक भी होगा, और आक्रामक और लोकप्रिय। ये सभी गुण हैं एक बाह्यमुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 29। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है। आप ऑप्शन ए उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, बी मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, या सी स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, या डी उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। देखो जो बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहेगा ना, तो उसमें क्या होता है, एक बच्चे के मानसिक विकास को सही करने के लिए उसमें जो शिक्षक है ना, वो अपनी भूमिका निभाएगा, जिसमें स्वयं परामर्शदाता बनेगा और भूमिका का अपनी का निर्वाह करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सी आंसर हो जाएगा। और आज बलो आपका बाल मनोविज्ञान का अंतिम प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 30। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए अनुबंधन का सिद्धांत, बी अनुकरण का सिद्धांत, सी अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, या डी परिपक्वता का सिद्धांत। देखो जो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर क्या होगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत है वो भाषा विकास में नहीं आता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपके थे बाल मनोविज्ञान के सिद्धांत से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जो केवीएस, सीटेट, रीट, यूपीटेट में आए हुए हैं, वो सभी ये प्रश्न थे। ठीक है, ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके आज के पूरे हुए। अब आगे हम करेंगे हिंदी के 20 प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, तो आपका पहला प्रश्न है हिंदी का, संकर शब्द किसे कहते हैं? ऑप्शन ए ग्रामीण भाषा का शब्द, बी संस्कृत भाषा का शब्द, सी ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या डी दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द। यानी कि संकर शब्द हम उसे कहेंगे जो दो भाषाओं से मिलकर बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए अधिक समीप होना, बी अधिक प्रिय होना, सी कष्ट देना, या डी पालतू होना। नाक का बाल होना, इसका सही अर्थ होगा आपका अधिक प्रिय होना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? नहीं है पे जाना हमने। ठीक है, ऑप्शन ए घोड़ा, बी घोटक, सी कटक, या डी है। देखो अश्व का जो पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी कटक। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए अस्थिर, बी यायावर,
या सी अडिग या डी गतिशील। जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्यांशों के लिए एक शब्द होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, या वार। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो समास का आपका अर्थ है ऑप्शन ए संक्षेप, बी विस्तार, सी विच्छेद या डी नवीन अर्थ। देखो समास का अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर ए संक्षेप। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए संक्षेप। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हिंदी दिवस मनाया जाता है, जो हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर को, बी 2 अक्टूबर को, सी 5 सितंबर को या डी 26 जनवरी को। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है आपका 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए राम जाता है, बी सीता फल खाती है, या सी मेरी गाय काली है, या डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। देखो राम जाता है, इसमें विशेषण नहीं है क्योंकि जाना क्रिया होगी, राम इसका आपका कर्ता हो गया। ठीक है, और राम हो गया आपकी संज्ञा। सीता फल खाते ये भी नहीं है आपका, सीता और ये फल हो गया आपका संज्ञा, और खाना हो गया आपका क्रिया। मेरी गाय काली है, यानी कि गाय आपकी संज्ञा होगी और काली आपका विशेषण होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 8। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, जो भाई कौन सा शब्द है जिसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ? ऑप्शन ए है आपका वाहनारूढ़, बी गंगाजल, सी सत्ताधीश या डी रेखा चित्र। यानी कि आपका जो वाहन रूढ़ है ना, वाहनारूढ़ ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपका अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, जिसमें कि अधिकरण में क्या आता है? में और पर। तो इसका विच्छेद क्या होगा वाहनारूढ़ का? वाहन पर आरूढ़। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? वाहन पर आ गया ना, अधिकरण में और पर आता अधिकरण में, यानी कि वाहनारूढ़, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा वाहनारूढ़। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 9। किस रस को रसराज कहा जाता है? ऑप्शन ए श्रृंगार रस, बी हास्य रस, सी वीर रस या डी इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, भाई जो आशीर्वाद लिखा हो ना आपका, इनमें से कौन सा सही आंसर रहेगा आपका? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसमें से आपका जो सही आंसर रहेगा ना, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। ये आपका ऑप्शन नंबर बी ये है सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? ऑप्शन ए कर्म कारक, बी संप्रदान, सी कर्ण या डी अधिकरण। देखो अधिकरण में और पर आ गया, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म में आ गया को, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद सही होगा, कौन सा इसमें पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। पुनर्जन्म है वो आपकी विसर्ग संधि है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुनः जमा जन्म। अगला शब्द है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है? सूरदास ने किस भाषा में सूर सागर की रचना की? ऑप्शन ए ब्रिज, बी राजस्थानी, सी खड़ी बोली या डी फिर राजस्थानी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ब्रिज। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 14। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो, इस शब्द के लिए इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी कि ये वाक्यांशों के लिए एक शब्द है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। ऑप्शन ए कुलीन, बी धनी, सी समृद्ध या डी कृपण। यानी कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं कुलीन, यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो दाता शब्द है उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन ए दाती, बी दात्री, सी दात्री या डी धात्री। तो इसका दाता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है ना,
वो होता है ऑप्शन नंबर सी, धात्री। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 16। लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? बी ए आपादान कारक, बी क्रम कारक, सी संप्रदान कारक, अधिकरण कारक। देखो, आपादान का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना, कोई चीज किसी चीज से अलग हो, यानी कि से अलग हो रहा है, उसमें से तो जरूर आएगा और अलग हो रही होगी कोई चीज, ठीक है। यानी कि लड़का पेड़ से गिरा यानी कि अलग हो रहा था, इसमें आ जाएगा आपका आपादान कारक। और क्रम में कर्ता ने क्रम को आएगा उसमें, और संप्रदान में के लिए, और अधिकरण में आपका हो गया के लिए, ठीक है। इसमें संप्रदान में हो गया आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका से हो जाएगा आपादान कारक, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 17। पापी में कौन सा विशेषण है? जो पापी है उसमें कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक विशेषण, बी आपका गुणवाचक विशेषण, सी आपका सर्वनामिक विशेषण, या डी है आपका परिमाणवाचक विशेषण। देखो, जो पापी है वो किसी की विशेषता बता रहा है, यानी कि किसी के बारे में गुण बता रहा है, गुण या दोष, तो ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 18। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कले कांति थी, इनमें कौन सा अलंकार है? हमने अलंकार बताना है। ऑप्शन ए है आपका उपमा, बी है आपका श्लेष, सी है आपका रूपक, या डी उत्प्रेक्षा। इसमें आपका अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपमा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 19। बीजक किसकी रचना है? जो बीजक है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए है आपका सुर, बी है आपका कबीर, या सी तुलसी, या डी आपका है जायसी। देखो, आपका जो बीजक रचना है ना वो है कबीर की, ऑप्शन नंबर बी। और आज आपका अंतिम प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 20। सूरदास ने किस भाषा में स्वर्ग का जो रचना है वो की? ऑप्शन ए ब्रिज भाषा, बी राजस्थानी, सी अवधी, या डी खड़ी बोली। जो सूरदास है उन्होंने सूर्य सागर का रचना है वो की थी आपकी ब्रिज भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ये आज आपके समाप्त हुए। कल फिर से मिलते हैं, इसलिए आप हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, ठीक है। इसको बनाने में बहुत मेहनत लग रही है, तो आप लाइक और कमेंट अवश्य करें। जो भी आपके सुझाव हैं वो हमें दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी सीरीज हमारी आसानी से देख पाएँ, ठीक है। धन्यवाद।